नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बंगाल में भव्य और ऐतिहासिक रहा शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज हुए शामिल। अब असम में 11 तारीख के बाद शपथ ग्रहण समारोह। बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक को भी दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। लगभग 1 लाख लोग बने शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी। गंगा सागर तक भाजपा का जश्न। शपथ समारोह में पहुंचकर पीएम मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। घुटनों के बल बैठकर बंगाल की जनता को किया प्रणाम। पीएम ने भाजपा कार्यकर्ता माखन लाल सरकार से भी लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु में नई सरकार पर बना राजनीतिक सस्पेंस। सी जोसेफ विजय के पास है महज 116 विधायकों का समर्थन पत्र। 2 और विधायकों की जरूरत। बड़ा सवाल, क्या आज राज्य में बनेगी टीवीके सरकार? और पंजाब के आप सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क, अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। हिरासत के लिए गए संजीव अरोड़ा। तो सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक शामिल रहे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है। कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई। उन्होंने ऐसे नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो लोगों से गहराई से जुड़े रहे हैं और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के 98 वर्षीय वरिष्ठ नेता माखन लाल सरकार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। सरकार को 1952 में कश्मीर में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वो वहां भारतीय तिरंगा फहराने के लिए आंदोलन के दौरान जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ गए थे। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी
आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। ये दृश्य हमने आपको दिखाया। माखनलाल सरकार के सम्मान पर उनकी पत्नी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उनके पति को सम्मानित किया जाना पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि माखनलाल सरकार 16 वर्ष की आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और आज भी प्रतिदिन शाखा में जाने के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। बहुत खुश हुआ था हमारा पति इतना सम्मान पाया था प्रधानमंत्री से, खूब खुश है हम। वो आरएसएस करता है 16 साल में। माखनलाल सरकार के बड़े बेटे माणिक सरकार ने बताया कि उन्हें गर्व है कि उनके पिता को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने पार्टी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया। माणिक सरकार के मुताबिक आज भी उनके पिता इस उम्र में सादा जीवन जी रहे हैं। गर्व तो हो रहा है, मेरा पिताजी को देश का प्रधानमंत्री सम्मान दिया, फिलहाल गर्व तो होगा ही। हम लोग, मैंने खुद देखा पापा का साथ अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्ती, बहुत प्यार करता था पापा को। आदवानी जी जब सिलीगुड़ी आए थे, फिर सुषमा स्वराज तब तो लैंड फोन था, तब तो मोबाइल नहीं था। सुषमा स्वराज पापा जाके वो मेघदूत सिनेमा हॉल के अपोजिट में एक बॉम्बे स्टोर था, उधर में एक लैंडलाइन का पीसीओ था, उधर से फोन करता था पापा सुषमा स्वराज जी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माखनलाल सरकार को सम्मानित किया, जिसे लेकर उनकी बहू मीनू सरकार ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मीनू सरकार ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर ने दशकों तक पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की है और आज प्रधानमंत्री ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा दिन है। पिताजी इस दिन से पार्टी करने के बाद आज प्रधानमंत्री इसको इतना सम्मान दिया, वो बता नहीं सकती। ऐसा फील हुआ वो किसी को बता नहीं सकती। आंखों से पानी बह रहा था उस समय। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की। पीएम ने दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पॉल के परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। सभी का
यही कहना है कि अब बंगाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके आज हम लोगों ने श्री शुभेंदु अधिकारी जी को मुख्यमंत्री बनवाया गया। ये प्रदेश की जनता की अपेक्षा थी, मोदी जी का उसमें से मोहरा लगा है। निश्चित रूप में शुभेंदु जी के नेतृत्व में बंगाल की चौमुखी विकास होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन सरकार की ये ताकत में काम किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है। विकसित और सुरक्षित बंगाल सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी थी। वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ बंगाल की समस्त जनता को, विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं को, जिन्होंने बहुत साहस के साथ इस बार अपना मतदान किया और अपना ही नहीं पूरे बंगाल का भविष्य संवारा है। ये विकास की राजनीति, ये विश्वास की राजनीति जो आज यहाँ इस ग्राउंड से शुरू हुई है, ये बहुत आगे तक जाएगी और सोनार बंगला का हम सबका स्वप्न पूरा करेगी। और अब बात तमिलनाडु की। चुनाव परिणामों के बाद तमिलनाडु की राजनीति अपने सबसे नाटकीय दौर में प्रवेश कर चुकी है। अभिनेता से राजनेता बने विजय के उदय ने राज्य की राजनीतिक चर्चा को पहले ही बदल दिया है, लेकिन अगली चुनौती सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई संख्या को पार करना है, जो इससे और भी बड़ी है। विजय की टीवीके अपने पहले बड़े चुनावी इम्तिहान में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरी है, लेकिन पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। इसलिए अब सारा ध्यान गठबंधन समर्थन और चुनाव के बाद वार्ताओं पर केंद्रित हो गया है। कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम के पास मिलाकर 4 विधायक हैं। इससे विजय को अभी भी बहुमत की कमी है उनके पास, और अब सबकी निगाहें वीसीके पर टिकी हैं, जिनके पास 2 विधायक हैं। अगर वीसीके समर्थन दे देती है तो विजय निर्णायक संख्या पार कर सत्ता पर दावा कर सकते हैं, लेकिन बातचीत आसान नहीं है। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन कथित तौर पर समर्थन के बदले उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं, जिससे बातचीत और भी जटिल हो गई है। विजय राज्यपाल से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन राजभवन से संदेश यही है, पहले बहुमत दिखाएं, उसके बाद ही सरकार गठन का औपचारिक निमंत्रण जारी किया जाएगा। इससे राजनीतिक रोमांच से भरी इस स्थिति में सस्पेंस बरकरार है। पहले उम्मीद थी कि विजय 7 तारीख को शपथ लेंगे, अब ऐसा नहीं हुआ तो शनिवार को शपथ ग्रहण की संभावित तारीख बताई गई थी। इसी बीच शुक्रवार को एएमएमके में नया ड्रामा देखने को मिला, जब एक विधायक ने टीवीके को समर्थन दिया। वहीं पार्टी प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने आरोप लगाया कि उनका विधायक लापता है और राज्यपाल को भेजा गया पत्र फर्जी है। इस बीच डीएमके और एआईएडीएमके के राष्ट्रपति शासन को रोकने के लिए गठबंधन करने की अटकलों को और भी जो राजनीतिक तनाव है उसको और बढ़ा दिया, लेकिन शुक्रवार तक ये चर्चा शांत हो गई। I am the elected MLA candidate from Mannargudi Legislative Assembly constituency, and I have been duly elected as a MLA on the ticket of Amma Makkal Munneta Kalagam AMMK. It has been brought to my notice that a letter is being circulated in the WhatsApp alleging that I have given unconditional support to TVK, that is Tamilaga Vetri Kalagam, for formation of the government in the state of Tamil Nadu. However, I have not conferred any such support, and the said letter is being circulated without my knowledge. और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को हिरासत में ले लिया है। चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है, जहां घर के भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अहम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई प्रवर्तन, मनी लॉन्ड्रिंग,
अधिनियम यानी कि पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब संजीव अरोड़ा ईडी के शिकंजे में आए हों। फिलहाल एजेंसी लगातार पूछताछ और जांच में जुटी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैडम, ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए। होगा कैसे? बैठिए, समझाती हूँ। अगर आपके पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं। या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें। और अगर कोई बदलाव है तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। अपना खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। बस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। ये नियुक्ति उनके पद ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। भारतीय सैन्य नेतृत्व के लिए उनकी नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के बीच समन्वय और रणनीतिक दिशा में सुधार की उम्मीद है। वहीं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमांडर हैं। वो 31 मई को नए नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे। राजधानी नई दिल्ली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उद्घाटन किया। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के नेत्र विज्ञान विभाग और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन मानेकशॉ सेंटर में हो रहा है। AIOS आर्म्ड फोर्सेज ऑप्थेल्मोलॉजिकल अपडेट 2026 नामक इस सम्मेलन में देश भर में लगभग 200 प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और सेना के अनुभवी आई स्पेशलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव भी मौजूद रहे। सम्मेलन में एम्स नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़, LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, शंकर नेत्रालय और अरविंद आई केयर सिस्टम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्रिटेन और तमाम दूसरे देशों से भी जो नेत्र विशेषज्ञ थे वो मौजूद रहे। आज बहुत पावन दिन है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती, महाराणा प्रताप जी की जयंती, ऑपरेशन सिंदूर की भी वर्षगांठ 2 दिन से हम लोग मना रहे हैं और आज के दिन से जब ये कॉन्क्लेव 2 दिन का शुरू हुआ है, ये आपने बताया कि 3रा एडिशन है। ये 3रा एडिशन भी आपको इस क्षेत्र में कैसे हम दुनिया में और एक्सपर्टाइज कर पाएँ, आँख के क्षेत्र में, आँख के इलाज के क्षेत्र में कोई आदमी आज दृष्टिहीन नहीं हो, ये सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। आप सभी ऐसे सेना के अधिकारीगण, सभी चिकित्सक, मैं आपका हृदय से सम्मान करते हुए, आप सबको सैल्यूट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद
जय भारत, जय हिंद। और नई दिल्ली में दिल्ली नालंदा डायलॉग 2026 की शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग, धानु बिहार और IIT के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये 2 दिवसीय कार्यक्रम नालंदा लिट फेस्ट 2026-27 के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस मंच पर शासन, शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति से जुड़े देश विदेश के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस संवाद का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करना है, ताकि समग्र विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान किया जा सके। जो आप कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। भारत में शब्द ब्रह्म कहा गया। हर एक शब्द जो निकलता है वो ब्रह्म है, व्यापक है। और उस शब्द ब्रह्म का उच्चारण चाहे लेखनी से, चाहे बोलने से होता है, तो सोच समझ के होना चाहिए। हमारा हर एक वाक्य सुभाषित यदि हो जाता है तो मेरे विचार में नालंदा डायलॉग्स की सार्थकता होगी। और इस संवाद श्रृंखला का आयोजन देश के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा और ये अक्टूबर 2027 में राजगीर में आयोजित वैश्विक नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के साथ संपन्न होगा। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग में सचिव डॉक्टर के महेश ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। Delhi government is doing lot. It has undertaken a number of activities. The number of cultural festivals which we had in this last 1 year was more than what took place during those 10 years. So imagine, under our honorable Chief Minister Srimati Rekha Gupta. और अब खबर पश्चिम एशिया में तनाव की। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज अब नया अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका और ईरान समझौते पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका घेरेबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के जहाज़ों को जब्त कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जारी तनाव और बातचीत के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी हटाता है तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होने की स्थायी घोषणा चाहते हैं। उनका कहना है कि भविष्य में दोबारा युद्ध शुरू न होने की गारंटी भी मिलनी चाहिए। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता पर कोई बातचीत नहीं होगी। और स्पेन के कैनरी द्वीप समूह की ओर बढ़ रहे एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता हो गई है। जहाज पर सवार 140 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए स्पेनिश अधिकारियों ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि निकासी को पूरी सावधानी से किया जाएगा। इस क्रूज पर हंता वायरस के प्रकोप से 8 लोग बीमार हुए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। WHO ने बताया कि 6 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 2 संदिग्ध मामले अन्य हैं। इन मामले में एंडीज वायरस पाया गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है। WHO के मुताबिक ये संक्रमण अंडेस स्ट्रेड हंता वायरस से जुड़ा है, जिसमें इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की क्षमता सीमित मानी जाती है और आमतौर पर ज्यादा समय तक नजदीकी संपर्क से ही संक्रमण फैलता है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।